दोस्तों, किसी भी देश की राजनीति में हमेशा कुछ न कुछ नए प्रयोग चलते रहते हैं। हमारे भारत में भी आज़ादी के बाद जनता के विकास के लिए, जनता के अधिकारों के लिए भी बहुत सारे कार्य होते रहे। पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई, हरित क्रांति शुरू हुई और उसमें दलितों की भागीदारी बढ़ाई गई, पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाई गई, अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाई गई, आदिवासियों पर ध्यान दिया गया, जल जंगल जमीन पर ध्यान दिया गया और साथ ही उद्योग पर भी ध्यान दिया गया, क्योंकि औद्योगिक विकास ही किसी देश के विकास का पैमाना होता है। और इसके लिए यही नहीं, हमारी राजनीति कृषि को आगे बढ़ाने के लिए भी हरित क्रांति के तहत बहुत सारे प्रयोग हुए, तमाम बांध बनाए गए, बिजली बढ़ाई गई और साथ ही जय जवान जय किसान के नारे भी दिए गए। और राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर हमने सैन्य शक्ति में भी विकास किया। ये प्रयोग सब होते चले हैं और एक विकास और भी आया कि तमाम हम बड़े बड़े निजी संस्थानों को हमने सरकारी संस्थान में बदला और जहां कुछ जो समाज के बीच में ढीलापन था उसको टाइट करने के लिए इमरजेंसी की भी जरूरत पड़ी। लेकिन उस इमरजेंसी ने राजनीतिक दांव को इतना पलट दिया कि सरकार ही चली गई और तमाम दलों के एक सहयोग से एक नया संगठन खड़ा हुआ जिस सत्ता शासन में आया, लेकिन वह भी 2.5 साल के आसपास में अपना दम तोड़ दिया। फिलहाल फिर पुरानी सरकारें आई, नया प्रयोग हुए, विज्ञान को काफी महत्व दिया गया और समाज को विकास में लाने के लिए तमाम सारे नए प्रयोग, नए कानून लाए गए। फिलहाल यह भी एक दौर आया और गया, लेकिन 90 के दशक में जो इस देश में परिवर्तन की हवा चली वह इतने तेजी से चली वो कि कई तरह के उसमें ध्रुव पैदा हुए। आप देखे होंगे कि एक प्रयोग था, इसमें धुर वामपंथी और धुर दक्षिणपंथी पार्टी ने सहयोग दे करके विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को बना दिया और जहां धुर दक्षिणपंथी पार्टी को इससे एक संजीवनी मिली और उसने अपने सारे मुद्दे को जो 1925 से उसने बनाए थे, सोचे थे, या जब उसका पहले पहल तमाम यहाँ के देश के 1890 के बाद जो उसकी प्रक्रिया चली, कांग्रेस के गठन के बाद जो उसका एक तमाम पूंजीपतियों, तमाम धनाढ़यों, जमींदारों के साथ मिल करके और बादशाहों के साथ, राजाओं के साथ, छोटे छोटे तमाम सारे जागीरदारों के साथ जो एक संगठन बना, उस संगठन का जो विचार था जो 1925 में आकर के 2 संगठन में विभाजित हुआ, एक संघ के रूप में, एक जो है कि मुस्लिम लीग के रूप में। तो आप उस चीज को छोड़िए और जो हम मुस्लिम लीग की बात को यहाँ अभी दरकिनार करते हैं, कभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो संघ ने सोचा उसको आकर के 1990-91 में एक संजीवनी मिली जो सरकार में उसने सम्मिलित होकर के कर गुजारा और आपने देखा कि उसका परिणाम मंदिर मस्जिद के बवाल से लेकर के तमाम सारे दुर्घटनाएं घटी और उसी में विश्वनाथ प्रताप ने बहुजन समाज पार्टी और वामपंथी सहयोग में एक उन्होंने प्रगतिशील कदम उठाया। जो मंडल आयोग दबा हुआ था उसको उन्होंने लागू कर दिया और जिसके तहत तमाम सारी चीजें भी हुई, देश में बड़े उपद्रव हुए और जब मंडल लागू हुआ तो बीजेपी के जो एजेंडा था, जो आरएसएस का एजेंडा था, मंदिर मस्जिद यानी कमंडल का, वह एक मुद्दा एक अपने लेवल पर आगे और ऊंचा बढ़ गया और ये दोनों संघर्ष आगे बढ़ते रहे।
और शासन सत्ता में भी वो पार्टी इस चीज को लेकर के आ गई, चूंकि अपनी देश की जनता एकदम भावनात्मक रूपों में बहते रहती है और उस कहीं न कहीं उसको भावनात्मक स्वरूप दे करके उसको उसका वोट, उसका मत, उसका जो है कि एक पार्टीशन खड़ा कर दिया जाता है, जिसका लाभ संघ को मिला और उसके फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता में चली आई, फिर गई, फिर आ गई 14 के बाद। और अब भी क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि वो अपने एजेंडे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल मैं इस चीज पर जाते हुए मैं यह एक जो आज की राजनीति में 2023 की राजनीति में जो कि एक नया चीज खुल करके आया है, वह मंडल का एक नया स्वरूप सामने आ गया। मंडल का स्वरूप जब नया सामने आया है तो जो बहुत पुरानी मांगे थी पिछड़े जातियों के नेताओं की और अन्य नेताओं की कि जनगणना, जातिगत स्तर पर जनगणना हो, और इसको बिहार ने इसका अंतिम स्वरूप दे दिया और उसके प्रकाशन भी कुछ सामने आ गए हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो यह नया स्वरूप आया है जातिगत जनगणना का, जातिगत जनगणना से जो यहाँ के 85% के लोग हैं उनका फायदा है। जो 15% के लोग हैं उनके चेहरे पर हवाइयां आनी स्वाभाविक है, इसलिए कि इस 85% पर किसी न किसी रूप में ये 15% के लोग शासन सत्ता में बने रहे और अपने लोगों को पहुंचाते रहे। आप देख लीजिए, जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और राजनीति में जो सुपर क्लास है उसमें 90-95% लोग यही है। और वर्तमान शासन में तो यह संख्या इतनी घटती चली गई है कि 99% 15% के लोग हैं और बाकी 1% में सभी लोग। तो स्वाभाविक है उनको डर लग सकता है। और ये जो आया है, एक फायदा तो ये जरूर होगा, अभी जो तो ये आया है कि पिछड़ों की संख्या कितनी है, एससी की संख्या क्या होगी, एसटी की संख्या क्या होगी, माइनॉरिटीज की संख्या क्या होगी, ये सब कुछ खुल करके आया। जातिगत जनगणना के अंतर्गत जाति के आधार पर भी गणना सामने आ जाएगी। और अभी भी एक जो विपक्षी पार्टी उसने कहा कि मैं तो आर्थिक गणना भी कराऊंगा। फिलहाल यह एक बहुत बड़ा दांव है इस समय के में, और मैं ये आपको बताना चाहूंगा और मुख्य रूप से मैं अपने समाज के, खटिक समाज के लोगों से ये जानना चाहूंगा कि यह जो जातिगत जनगणना है इसमें आपका भी बड़ा फायदा है। जब जातिगत रूप में, जाति के रूप में जब संख्याएं आएगी कि किस जाति की कितनी संख्या है भारत में, इसका लाभ आपको भी सही सही आंकड़े के रूप में सामने आ जाएगा। और तब जहां सामाजिक न्याय की बात चल रही है, जहां भागीदारी की बात चल रही है, और जहां ये नारा हो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, मैं तैयारी की बात नहीं करता जो बीएसपी सुप्रीमो में दिया बाद में, यह तो मान्यवर कांसीराम ने दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वह बिल्कुल सटीक नारा था। लेकिन बहन जी ने बाद में उसको बदल करके जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी, ये कुछ बात अपने राजनीतिक तरीके से उन्होंने कहा था, जिसका मतलब कुछ और था और परिस्थितियां भी क्या है ये आप देख रहे हैं। तो हम खटिक समाज के लोगों से, पूरे भारत में फैले हुए खटिक समाज की जो संख्या है वो लगभग 2% के आसपास है, होनी चाहिए, होगी भी, लेकिन हर हालत में 2% से कम नहीं है। तो आपकी संख्या, चाहे आप कहीं भी पिछड़े में हो, कहीं आप अगड़े में हो, कहीं आप अनुसूचित में हो, वो सारी संख्याएं सामने आ जाएगी और आपकी भागीदारी बनेगी। और स्वाभाविक है इस सामाजिक न्याय और इस जातिगत जनगणना के तहत आप जहां अगड़े में होंगे वहां आपका अधिकार बनता है, जहां पिछड़े में होंगे वहां आपका अधिकार बनता है, जहां एससी में होंगे, अनुसूचित में होंगे, वहां भी आपका अधिकार बरकरार है। इसके तहत मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इस जाति जनगणना के साथ हैं? आप चाहते हैं कि अभी भी आप मंडल की बजाय जो हमारे समाज के लोग
कमंडल के साथ हैं उसमें उनको कितना अधिकार अपना मिला है, सामाजिक अधिकार कितना मिला है, राजनीतिक अधिकार कितना मिला है और उनका अपना स्टेटस कितना आगे बढ़ा है, उनके समाज का कितना बढ़ा है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। अगर नहीं सोचा जाएगा तो फिर हम सिर्फ व्यक्तिगत लाभ बन करके व्यक्तिगत मंत्री बनेंगे, व्यक्तिगत सांसद बनेंगे, व्यक्तिगत विधायक बनेंगे और व्यक्तिगत तौर से विकास करेंगे। अब व्यक्तिगत तौर से सरकार की जो सुविधाएं हैं उनको लेंगे, स्वाभाविक है। तो आप व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं, लेकिन पूरे समाज का विकास इसमें निहित नहीं है। इसको ध्यान में देने की आवश्यकता है। और हमारे समाज के जो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, राजनीतिक रूप से और मुख्य रूप से मैं उन्हीं को कहूंगा कि वे हमें क्या दिए हैं। कोशिश करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके कोशिश में कहीं कमी भी होगी, क्योंकि जब बैठकों में आते हैं, जब समारोहों में आते हैं तो वो अपनी बात जरूर कहते हैं, लेकिन जिस मजबूती के ढंग से उनको वहां उठाना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। इसलिए हमें अपनी सामाजिक भागीदारी चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए, हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए, हमें जो है कि हर तरह से विकास में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमें कहीं न कहीं किसी तरह न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यहाँ आना चाहिए। और अभी तक हमारे समाज के लोग, जो मेरी जानकारी है, वो कमंडल के साथ ज्यादा रहते हैं। वो एक राजनीतिक साजिश है, उस चीज को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझते हैं तो अपना व्यक्तिगत विकास करते रहें। यह समझना आवश्यक इसलिए कि यदि आप समाज का विकास चाहते हैं, मैं अपने स्वजातीय भाइयों से चाहूंगा कि वह जातिगत जनगणना में अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं और उसका क्या लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या इस देश की जो भ्रम पैदा करने वाली संस्कृति है उसके तहत वहीं बना रहना चाहते हैं जहां वो हैं। इस पर विचार करें और मेरी बात अगर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लोगों तक बात करें लोगों से और उनकी विचार लें, और इस चीज के मेरे विचारों पर बात करते हुए समाज को एक जगह पहुंचने के लिए वो प्रेरित हों और लोगों को प्रेरित करें। इसी के साथ आप सभी लोगों ने मेरी बात को गौर से सुना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।